शुरुआत की 205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम्स के टॉपिक नोडल एनालिसिस का अध्ययन करेंगे। नोडल एनालिसिस, दिस मेथड डिटरमाइंस ब्रांच करंट्स in the circuit and also voltages at individual nodes। इस नोडल एनालिसिस की सहायता से किसी सर्किट के ब्रांचेज का करंट तथा प्रत्येक नोड पर वोल्टेज ज्ञात किया जाता है। नोडल एनालिसिस का अध्ययन करने से पहले कुछ टर्म्स की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम लेंगे हम ब्रांचेज। अ ब्रांच रिप्रेजेंट अ सिंगल एलिमेंट सच एज ए वोल्टेज सोर्स और अ रजिस्टर। एक ब्रांच एक सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि वोल्टेज सोर्स हो सकता है, करंट सोर्स हो सकता है, या रजिस्टर हो सकता है, या अन्य कोई एलिमेंट हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, अ ब्रांच रिप्रेजेंट्स एनी टू टर्मिनल एलिमेंट। या ये कह सकते हैं कि ब्रांच उसे कहेंगे जो कि किसी एलिमेंट के दो टर्मिनल हो, या टू टर्मिनल एलिमेंट को ब्रांच कहते हैं, जैसे कि ये सर्किट प्रदर्शित किया गया है। इसमें आप देखेंगे एलिमेंट कहाँ पर है। एक एलिमेंट यहाँ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस तरह ये 5 एलिमेंट रहे, अर्थात ये 5 ब्रांचेज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख रहे हैं कि यह 4 नोड्स है जो कि आपस में एक वायर से कनेक्टेड है। ये ब्रांचेज नहीं है, एक कॉमन नोड है। इसी तरह ऊपर भी इसको हम एक कॉमन नोड कह सकते हैं। अर्थात इस सर्किट को देख के हम कह सकते हैं कि इस सर्किट में 5 ब्रांचेज हैं। नेक्स्ट है नोड्स। अ नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर ब्रांचेज। नोड वह बिंदु है जिस पर 2 या 2 से अधिक ब्रांचेज जुड़ी हुई रहती हैं। अ नोड इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय अ डॉट इन अ सर्किट। नोड को किसी सर्किट में डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि ये। इफ अ शॉर्ट सर्किट अ कनेक्टिंग वायर कनेक्ट्स 2 नोड्स, द 2 नोड्स कंस्टिट्यूट अ सिंगल नोड। इस सर्किट में देख रहे हैं कि यहाँ कई नोड्स हैं, लेकिन ये एक वायर से शॉर्ट सर्किटेड हैं। इसका तात्पर्य है कि यह एक ही नोड है। जो नोड्स आपस में शॉर्ट सर्किटेड किसी वायर के द्वारा हो रखे हैं, वह एक ही नोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सर्किट को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तीनों नोड को मिलाकर हम एक नोड कर सकते हैं। इसी तरह इन नीचे के जो चारों नोड हैं उनको मिलाकर एक नोड कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि इस नोड पर 2 ब्रांचेज कनेक्टेड हैं, इस पे 4 ब्रांचेज कनेक्टेड है, इसी तरह 4 ब्रांच। इस तरह इस सर्किट में 3 नोड हैं, ए, बी एंड सी। लूप्स। अ लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ इन अ सर्किट। लूप किसी सर्किट के में एक क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट करता है। अ लूप इज अ क्लोज्ड पाथ formed by starting at a node, passing through a set of nodes and returning to the starting node without passing through any node more than once। अर्थात ये कह सकते हैं एक लूप एक क्लोज पाथ है जो कि एक नोड से स्टार्ट होकर अन्य नोड से पास होते हुए वापस उस नोड पर हो जाता है। इसमें शर्त है कि उसके रास्ते में वह नोड दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अ लूप इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ इट कंटेन्स at least one branch which is not
पार्ट ऑफ एनी अदर इंडिपेंडेंट लूप। किसी लूप को इंडिपेंडेंट लूप कहेंगे यदि उसका एक पार्ट या एक ब्रांच जो ऐसी हो जो कि दूसरे इंडिपेंडेंट लूप में कॉमन नहीं हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट लूप और पाथ रिजल्ट्स इन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इक्वेशन। जितने इंडिपेंडेंट लूप्स होंगे उतनी ही इंडिपेंडेंट इक्वेशंस बनेगी, अर्थात उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए उतनी इंडिपेंडेंट लूप्स इक्वेशन की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंट लूप है क्योंकि ये दो ब्रांचेज दूसरे लूप में कॉमन नहीं है। इसी तरह ये एक इंडिपेंडेंट लूप है क्योंकि इस लूप की ये ब्रांच दूसरे लूप में कॉमन नहीं है। इसी तरह आप बना सकते हो, ये लूप बना सकते हो, तो आप देखेंगे ये दोनों ब्रांच इंडिपेंडेंट हैं, मतलब दूसरे लूप में कॉमन नहीं है, अर्थात ये भी लूप हो सकता है। इस तरह आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट लूप उसको कहेंगे जिसके एक ब्रांच दूसरे लूप में कॉमन नहीं हो। स्टेप्स फॉर नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के लिए क्या मेथड हैं, क्या स्टेप्स हैं। आइडेंटिफाई ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क। पहले तो ये पहचाने हैं कि नोड्स कौन कौन से हैं। वन ऑफ दीज नोड्स इज टेकन एज रेफरेंस नोड इन एट जीरो पोटेंशियल। एक नोड को रेफरेंस नोड लेंगे जिस पर सबसे ज़्यादा ब्रांचेज कनेक्टेड होते हैं और उसके पोटेंशियल को जीरो मानेंगे, अर्थात उस पर अर्थ का सिंबल बना देते हैं। असाइन वोल्टेज टू ईच नोड। प्रत्येक नोड पर वोल्टेज इंडिकेट करेंगे। द रेफरेंस नोड इज नॉर्मली एज्यूम्ड टू बी एट जीरो पोटेंशियल। रेफरेंस नोड को जीरो पोटेंशियल पर माना जाता है। असाइन करंट इन ईच ब्रांच एज्यूमिंग ऑल करंट्स लिविंग द नोड। प्रत्येक ब्रांच में करंट एज्यूम मानेंगे और उनकी डायरेक्शन उस नोड से छोड़ते हुए मानेंगे, उस नोड से निकलते हुए मानेंगे। राइट नोडल इक्वेशन यूजिंग KCL एंड सिंप्लीफाई देम। KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ की सहायता से प्रत्येक नोड पर नोडल इक्वेशन लिखेंगे। किरचॉफ्स करंट लॉ आप फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। किरचॉफ्स करंट लॉ ये कहता है कि किसी एक बिंदु पर या किसी नोड पर आने वाली धाराओं का योग उस नोड से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अर्थात ये कहेंगे कि एक नोड पर धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। नंबर ऑफ इक्वेशन इज n-1 where n is the number of nodes in the network including the reference node। यदि n नोड हैं तो नंबर ऑफ इक्वेशन उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए होगी n-1। सॉल्व द साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसके पश्चात इक्वेशन लिखकर उनको सॉल्व करके करंट और वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। एग्जाम्पल है, जैसा कि ये सर्किट दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 2 सोर्स लगे हैं। ये ध्यान रखना है कि जिस नोड पर 3 या 3 से अधिक ब्रांचेज जुड़ी हुई होती हैं वो इंडिपेंडेंट नोड्स कहलाते हैं। सामान्यतः हम इंडिपेंडेंट नोड्स ही लेते हैं और अर्थात एक किसी सर्किट को सोल्व करने के लिए इंडिपेंडेंट नोड्स की संख्या n-1 होगी। जैसा कि यहाँ पर 2 नोड इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी। E1 यहाँ है, यहाँ 2 ब्रांचेज कनेक्टेड हैं, नोड तो हैं लेकिन इंडिपेंडेंट नोड इसको नहीं कहेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें केवल एक इक्वेशन से ही काम हो जाएगा, अर्थात इसका वोल्टेज मान लिया हमने V है। उस स्थिति में KCL
किरचॉफ करंट लॉ इस नोड पर अप्लाई करेंगे, इस नोड बी को रेफरेंस नोड मान लेंगे। नोड ए पर आप देखेंगे आने वाले करंट्स हैं I1 I2, I1 प्लस I2। इस नोड से जाने वाली धारा इक्वल टू होगी I3। ठीक, ये आप अपने अनुसार धाराएं की डायरेक्शन मान सकते हैं। और जो यदि आप माने डायरेक्शन सही है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, यदि गलत विपरीत हैं तो वह वैल्यू नेगेटिव में आएगी। यहाँ देख रहे हैं I1 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर इस रेफरेंस नोड के सापेक्ष वोल्टेज है E1, डायरेक्शन यहाँ शो की हुई है, अर्थात E1 का हाई पोटेंशियल है, VS है। तो यहाँ I1 इक्वल टू होगा E1 माइनस VA अपॉन R1। इसी तरह I2 की वैल्यू होगी E2 माइनस VA अपॉन R2। और यहाँ पर इस नोड के सापेक्ष वोल्टेज हमने माना है VA, तो यह I3 को इक्वल टू होगा VA अपॉन R3। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी E1 माइनस VA अपॉन R1 प्लस E2 माइनस VA अपॉन R2 इक्वल टू VA अपॉन R3। अब ये इनको सोल्व कर लेंगे। E1 अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VA अपॉन R2 इक्वल टू VA अपॉन R3। इन सबको इधर लेंगे, इस टर्म को भी इधर ले लेंगे और ये VA की टर्म्स को एक साथ अरेंज कर लेंगे। तो माइनस VA अपॉन R1 माइनस VA अपॉन R2 माइनस VA अपॉन R3 प्लस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप माइनस VA कॉमन ले लेंगे तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 इक्वल टू 0। फिर माइनस को कॉमन लेते हुए 0 में भेज देंगे, 0 इक्वल टू हो जाएगा, अर्थात VA इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 माइनस E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन R2। इस तरह नोड इक्वेशन लिख सकते हैं। ये इतने तो ये सब चीज़ें इसलिए बताए गए स्टार्टिंग एंड से, लेकिन आप डायरेक्ट इक्वेशन नोड इक्वेशन लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि जिस नोड के लिए इक्वेशन लिखनी है उस नोड की वोल्टेज लेंगे, उसको बाहर रख लेंगे और जो भी जितने भी रेजिस्टेंस उस नोड से कनेक्टेड हैं उनको योग करके लिख देंगे, इन्वर्स करके जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ VA हैं, VA को बाहर रख दिया और इस नोड से 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं उनको इन्वर्स करके जोड़ देंगे। फिर माइनस दूसरा नोड या दूसरा नोड देखेंगे जो कि रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष हैं, उसका वोल्टेज क्या है यहाँ देखेंगे। इस नोड का वोल्टेज E2 है, E2 इस नोड से दूसरा नोड ये कनेक्टेड है तो इसका वोल्टेज है E2। तो फिर माइनस करके E1 अपॉन R1, यहाँ क्योंकि पॉजिटिव पोलरिटी है, यदि नेगेटिव होती तो प्लस हो जाता और यहाँ पॉजिटिव है इसलिए यहाँ माइनस वैल्यू होगी। तो माइनस E1 अपॉन R1, इसी तरह इसको लिख सकते हैं माइनस E2 अपॉन R2। इस तरह आप डायरेक्ट नोड इक्वेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लेंगे। यूज नोडल एनालिसिस टू फाइंड करंट्स इन दी डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द सर्किट शोन बिलो। ये सर्किट है जिसमें प्रत्येक ब्रांच में करंट ज्ञात करना है नोडल एनालिसिस की सहायता से। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1, 2 और 3 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, अर्थात इस सर्किट को सोल्व करने के लिए हमें 2 नोडल इक्वेशन की आवश्यकता होगी n-1। अब इस नोड का वोल्टेज V1 मान लिया, इसका वोल्टेज V2 मान लिया और यहाँ पर करंट I1 मान ली, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इसलिए मान लिया कि करंट की डायरेक्शन इधर होगी और इसी तरह यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी है इसलिए मान लिया कि करंट I2 है। लेकिन ये आप अपनी इच्छा अनुसार भी मान सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी उसके अनुसार उसकी पोलरिटी आ जाएगी। इसी तरह यहाँ वैल्यू मान ली I5,
या I3 I4, क्योंकि इस नोड से अर्थ की तरफ जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर लेंगे। अब इनके लिए आप नोडल इक्वेशन लिखेंगे। ये सर्किट है, पहले लेंगे नोड फर्स्ट जिसका वोल्टेज है V1। I1 यहाँ देखेंगे KCL लगाएंगे, 8 नोड 1 फ्रॉम KCL लगाएंगे। कौन कौन सी करंट आ रही हैं? केवल करंट I1 आ रही हैं और I3 और I5 जा रही है, अर्थात I1 इक्वल टू I3 प्लस I5। I1 की वैल्यू होगी 12 माइनस V1 डिवाइड बाय 2 ओम, ये 2 ओम से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह I3 इक्वल टू आएगा, या V1 वोल्टेज है V1 बाई 1 प्लस I5 होगा V1 माइनस V2 बाई 3। इसको सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा। यदि दोनों साइड का एलसीएम लेते हैं तो इस प्रकार ले सकते हैं, और फिर ये इक्वेशन इस तरह हो जाती हैं। तो यहाँ 6 एलसीएम लिया तो 2 से 3 बार डिवाइड किया तो 3 से ये ऊपर की टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, अर्थात 12 माइनस V1 इक्वल टू, इसी तरह 1 से डिवाइड करें 6 बार गया और 6 से V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसी तरह 3 से 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। दोनों साइड का एलसीएम एक साल लिया, इसलिए इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, नीचे के पार्ट हट जाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 36 माइनस 3V1 इक्वल टू 6V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2। 36 इस टर्म को उधर ले जाएंगे, 3V1 ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, 3V1 प्लस 6V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2। 36 फिर इन सभी को जोड़ लेंगे तो 11V1 माइनस 2V2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह 8 नोड 2 पर KCL से, यहाँ नोड 2 पे देखो कौन कौन से करंट आ रही हैं, कौन सी रही, I2 प्लस I5 और इससे इस नोड से करंट जा रही I4। तो I2 की वैल्यू होगी 6 माइनस V2 अपॉन 4 प्लस I5 की वैल्यू है V1 माइनस V2 बाई 3। इसी तरह I4 इक्वल टू हो जाएगा V2 बाई 5। सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम आएगा 60। जो एलसीएम इस तरह लेते हैं जो कि सबसे डिवाइड हो जाए, फोर्थ अर्थात ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60 एलसीएम लेंगे। अब यहाँ 4 से 60 डिवाइड करेंगे, 15 बार डिवाइड होगा, और तो 15 और 6 माइनस V2 को ब्रैकेट में रख लेंगे। इसी तरह 3 से 60 डिवाइड करेंगे 20 बार, 20 से ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू ये 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 V2 हो जाएगा। आपको पहले बताया है कि दोनों साइड का एलसीएम एक साथ लेते हैं तो नीचे की टर्म हट जाती हैं। तो ये इक्वेशन अब हो जाएगी 15 6 माइनस V2 प्लस 20 V1 माइनस V2 इक्वल टू 12 V2। सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 15 से इस ब्रैकेट को तो 90 माइनस 15 V2 प्लस 20 V1 माइनस 20 V2 इक्वल टू 12 V2। सोल्व कर लेंगे 12 V1 और ये इसको इधर लेंगे तो ये 47 V2 हो जाएगा, और इस 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा। इस तरह दो इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन बन जाती हैं। अब इनको मैट्रिक्स के सहायता से हम सोल्व कर सकते हैं। वेरिएबल कौन कौन से हैं, V1 V2 लिख दिया, और जो भी V1 का कोफिशिएंट है 11 20 यहाँ लिख दिया, V2 का कोफिशिएंट है माइनस 47 यहाँ लिख दिया, और इधर इक्वल टू के साइड जो भी हैं 36 और माइनस 90 को ऐसे लिख दिया। अब इनका वैल्यू निकालते हैं डेल्टा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे डेल्टा और इसको सोल्व करेंगे। इसी तरह इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा 1 लिखने के लिए जो इस फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह डेल्टा 2 ज्ञात करना है तो उस स्थिति में सेकंड कॉलम को इस टर्म से रिप्लेस करेंगे। अब सोल्व करेंगे आप, जैसे कि डेल्टा
डेल्टा 11 इंटू -47, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -517, फिर इसको माइनस करके लिख देंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये -40 हुआ, -4 लगाएं तो +40 हो जाएगा। तो इस तरह ये वैल्यू आई -477। इसी तरह इनको सोल्व करेंगे तो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी -16/92। इसी तरह डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी -17/1710। अब आपको ज्ञात करना है V1 इक्वल टू होगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। वैल्यू पुट करेंगे तो V1 की वैल्यू आएगी 3.54 वोल्ट। इसी तरह V2 की वैल्यू आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 3.58 वोल्ट। I1 है, I1 की वैल्यू 12 माइनस उस जो हमने पहले निकाले I1 इक्वल टू होगा 12 माइनस V1 की वैल्यू पुट कर दी और 2 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू आएगी 4.23 एम्पेयर। इसी तरह I2 की वैल्यू 6 माइनस V2, यहाँ V2 की वैल्यू है 3.58 डिवाइड बाय 4, तो सॉल्व करेंगे 0.605 एम्पेयर। I3 इक्वल टू आएगा V1 अपॉन 1, V1 है 3.54 वोल्ट डिवाइड बाय 1, अर्थात I3 इक्वल टू 3.54 एम्पेयर। इसी तरह I4 इक्वल टू होगा V2 बाई 5, V2 की वैल्यू पुट करेंगे 3.58 डिवाइड बाई 5, 0 इक्वल टू 0.716 एम्पेयर। इसी तरह I5 ज्ञात करेंगे, I5 इक्वल टू होगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 3, 3.54 माइनस 3.58 डिवाइड बाई 3 माइनस 0.013 एम्पेयर। तो यहाँ देख रहे हैं कि I5 की वैल्यू नेगेटिव है, अर्थात जो हमने मानी है डायरेक्शन वह रिवर्स डायरेक्शन मानी है, अर्थात एक्चुअल करंट होगा इस नोड 2 से नोड 1 की तरफ। इस तरह आप नोड एनालिसिस की सहायता से ब्रांच करंट और नोड वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।